बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और हम लोगों ने फ़र्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 5 जो था वो स्टार्ट किया हुआ था। और फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 जो है उसका टाइटल था वैरायटी ऑफ लाइफ। तो उसमें हम लोग पहले 2 जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा आज टॉपिक आ रहा है वो है 2 to 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके हम पूरा हिस्ट्री देखेंगे और हिस्ट्री में ये देखेंगे कि कैसे किंगडम्स शुरू में 2 थे, 2 से फिर 3 और 4 और फिर अल्टीमेटली 5 किंगडम्स कैसे बने, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। 4 centuries a classification is into based upon 2 kingdoms। तो शुरू में जो क्लासिफिकेशन थी जानदारों की वो सिर्फ 2 ही किंगडम्स हुआ करते थे। एक जो इनमें किंगडम था उसका नाम था किंगडम प्लांटी और दूसरा था किंगडम एनिमेलिया। अब क्यों था ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किसको प्लांटी कहना है, किसको एनिमेलिया कहना है। प्लांटी में जो प्लांट्स रखे जाते थे या ऐसे समझ लें कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो थे वो प्लांटी में आया करते थे। मिसाल के तौर पे प्लांटी क्या यानी ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं कि जो ऐसे जानदार जो इनऑर्गेनिक फूड को या इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को ऑर्गेनिक फूड के अंदर जो कन्वर्ट कर सके, ठीक है, तो उनको ही हम लोग ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। अब आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लेते हैं, जैसे फ़ज़ा से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ज़मीन से पानी लेते हैं, दोनों ही इनऑर्गेनिक है और दोनों को क्लोरोफिल की मौजूदगी में और सूरज की रोशनी में उसको ऑर्गेनिक फूड यानी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो इनऑर्गेनिक को ये ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने वाले क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक के अंदर भी प्लांट्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक यानी हैं, तो ये ऑटोट्रॉफिक लेकिन सूरज की रोशनी के अंदर इनऑर्गेनिक फूड को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करते हैं। और ज़ाहिर बात जब ग्लूकोज बन गई तो ग्लूकोज बनने का मकसद क्या होता है कि ये एनर्जी स्टोर होगी, जब मर्ज़ी चाहें इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करें और उसे दोबारा से एनर्जी ले लें और एनर्जी लेके अपनी ग्रोथ करें, अपने लीफ बनाएं, अपनी वेजिटेटिव शूट्स बनाएं, रूट्स बनाएं, जो मर्ज़ी करें, क्योंकि ये अपनी ही ग्लूकोज बना लेते हैं और अपनी ही ग्लूकोज से एनर्जी भी हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट किस्म के ऑर्गेनिज़म है। तो इनको जो है ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे हम लोग। एनिमल्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ क्यों कहते हैं कि ये कैन नॉट प्रिपेयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। एनिमल जितने भी होते हैं याद रखें, एनिमल कभी भी इनऑर्गेनिक फूड को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट नहीं कर पाते। वो हमेशा ऑर्गेनिक फूड या कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड ही लेते हैं और उसको सिंपल ऑर्गेनिक फूड के अंदर ही कन्वर्ट करते हैं या सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करते हैं या सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे ह्यूमन की मिसाल ले लें। इंसान प्रोटीन खाता है, प्रोटीन क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं अमाइनो एसिड में, वो भी ऑर्गेनिक है। इंसान खाता है स्टार्च क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में, वो भी ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने वाले जो होते हैं यानी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल में, वो एनिमल्स में आ जाएंगे। तो कैन नॉट प्रिपेयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, और ये डिपेंड अपॉन, ज़्यादातर ये ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, अपनी एनर्जी के लिए, अपनी खुराक के लिए, या जितने भी ये होते हैं ये डेकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, गलते सड़ता हुआ कोई ऑर्गेनिक मैटर है, यानी खुद से खुराक नहीं, इनको बनी बनाई खुराक चाहिए होती है अगर हम शॉर्टली डिस्क्राइब करें। तो मतलब ये है कि इसके शुरू में 2 किंगडम्स थे, प्लांटी और एक एनिमेलिया। प्लांटी वो जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं और एनिमेलिया वो जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ये 2 किंगडम्स थे। लेकिन बैक्टीरिया को उस ज़माने में रखा गया प्लांटी के अंदर। क्यों रखा गया प्लांटी में, उसकी वजह ये थी कि बैक्टीरिया के बाहर, सेल के बाहर एक सेल वॉल होती है, इसी तरह प्लांट सेल के बाहर भी एक सेल वॉल होती है। तो लिहाजा इसी वजह से इसको प्लांटी में रखा गया। तो कुछ साइंसदान जो थे, मैनी बायोलॉजिस्ट थिंक सेटिस्फैक्ट्री वाइल अदर नॉट। कुछ साइंसदान कहते थे कि ये बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ेकार है, ये 2 किंगडम्स जो हैं सब बड़े सफिशेंट हैं हम की क्लासिफिकेशन करने के लिए। लेकिन कुछ जो बायोलॉजिस्ट थे वो कहते थे नहीं, ये सिस्टम ठीक नहीं है, इसको मज़ीद रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर उन्होंने एग्जांपल दी कि यूग्लिना पानी में रहता है और यूनिसेलुलर है, ठीक है,
और इसके अंदर कहते हैं जी दोनों खूबियाँ पाई जाती हैं। अगर यूग्लिना की बात करें तो इसमें प्लांट लाइक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसमें क्लोरोफिल भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। अब आपको पता है क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट का होना ये प्लांट की क्वालिटी है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यूग्लिना को देखें तो इसमें सेल वॉल नहीं होती। अब सेल वॉल किस में नहीं होती, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो इसमें अब कहने का मकसद ये है कि यूग्लिना को कहाँ रखें, यूग्लिना को प्लांट में रखते हैं तो ठीक हो गया क्लोरोफिल, लेकिन साथ साथ यूग्लिना के बाहर सेल वॉल भी तो होनी चाहिए, वो नहीं है। अब इसको फिर एनिमल में रखें तो फिर अगर एनिमल में रखें तो ये क्या है, क्लोरोफिल रखता है, यानी ऑटोट्रॉफिक भी है। तो इस तरह कन्फ्यूजन आ रही थी। इसी तरह साथ साथ हमें प्रो कैरियोटिक और यू कैरियोटिक का डिफरेंस भी नहीं पता लग रहा था इस क्लासिफिकेशन में। क्यों? अगर हम बैक्टीरिया को देखें, बैक्टीरिया को आपने शुरू में रख लिया था प्लांटी के अंदर, इस वजह से रखा था कि सेल वॉल है, लेकिन आज आपको मालूम है कि बैक्टीरिया का तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, जबकि प्लांट सारे के सारे क्या होते हैं, यू कैरियोटिक होते हैं। अब प्लांट को किस में रखा जाए? क्योंकि हम शुरू में ही बता चुके हैं कि क्लासिफिकेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी होनी चाहिए, और होती भी सिमिलैरिटी है। तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट 1866 में अर्नस्ट हैकल, उन्होंने एक थर्ड किंगडम जो है वो प्रपोज कर दिया, और उस किंगडम का नाम रखा किंगडम प्रोटिस्टा। अब वो जानदार जिनमें उस ज़माने के अतबार से दोनों प्रॉपर्टीज़ आ रही थी, समझ नहीं आ रही थी को प्लांट में रखें एनिमल में रखें, उन्होंने कहा जी ऐसे को आप लोग जो हैं एक नया किंगडम बना लें, यूग्लिना, जिसमें प्लांट लाइक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, एनिमल लाइक प्रॉपर्टी है बैक्टीरिया, इसमें न्यूक्लियस नहीं भी है लेकिन सेल वॉल भी है, प्लांट से मिलता जुलता भी है, नहीं भी मिलता जुलता। तो ऐसों के लिए एक नया जो किंगडम है वो बना लिया जाए, जिसका नाम क्या हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर इसको इंक्लूड करवा दिया गया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, ई शैटन जो हैं, उन्होंने ये 1937 में एक और प्रॉब्लम जो है वो दूर कर दी, और उस प्रॉब्लम ये थी कि इसमें उन्होंने टर्म्स जो थी इंट्रोड्यूस करवाई, प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक की टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दी। अब प्रो कैरियोटिक में उन्होंने कहा जी कि अब एक और सिस्टम रख दिया कि जिस ऐसे जानदार जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उनको आपने क्या कहना है, प्रो कैरियोटिक बोलना है। प्रो मीन ग्रीक ज़बान के वर्ड हैं, प्रो का मतलब बिफोर और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, एंड यू कैरियोटिक में यू का मतलब ट्रू और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो 1937 में अब साइंसदानों को ये बात भी समझ आना शुरू हो गई कि क्लासिफिकेशन जो है वो न्यूक्लियस की बेस पे भी हो सकती है। वो जानदार जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है उनको अलहदा से कर दो, और जिनके न्यूक्लियस हैं उनको एक अलहदा से क्लासिफिकेशन में लेके आओ। इसी वजह से फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो जो साइंसदान थे अब वो फंजाई पे कंसर्निंग हो गए कि फंजाई के बारे में क्या करें, क्योंकि जब फंजाई को देखते थे तो फंजाई के अंदर आप फिर करैक्टरिस्टिक्स नज़र आते थे प्लांट लाइक, चंद एक करैक्टरिस्टिक्स, जैसे फंजाई में भी सेल वॉल होती है और प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है। फंजाई के अंदर भी सेंट्रियोल्स नहीं होते जो कि सेल डिवीज़न में काम आते हैं, और वो एनिमल्स में भी, फंजाई में भी नहीं होते और प्लांट्स में भी नहीं होते। तो अब ये तो इस वजह से अगर इसको क्लासीफाई किया जाए तो देखा जाए तो इनको तो प्लांट्स से बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ी दूर आगे चलेंगे तो जब डिसिमिलरिटी देखते हैं तो प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, फंजाई क्या है, हेट्रोट्रॉफिक हैं। फंजाई अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकता, प्लांट्स कर सकते हैं। फंजाई जो है या प्लांट्स जो हैं ये फोटोसिंथेटिक हैं, सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करते हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये एब्जॉर्प्टिव होते हैं। एब्जॉर्प्टिव का मतलब ये किसी डेड मैटर के ऊपर, किसी ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपने एंजाइम्स छोड़ते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करते हैं। यानी अपनी इनऑर्गेनिक फूड को ऑर्गेनिक में नहीं कन्वर्ट करते, बल्कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करके बाद में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं ये। तो लिहाजा दोनों में फ़र्क है, तो लिहाजा फंजाई और प्लांट को एक ग्रुप में नहीं रखा जा सकता। इसी तरह अगर फंजाई को हम एनिमल्स के साथ कंपेयर करें तो फिर हम देखेंगे कि ये एनिमल से भी बहुत मिलते हैं। मिसाल के फंजाई भी हेट्रोट्रॉफ हैं, एनिमल भी हेट्रोट्रॉफ हैं। फंजाई के अंदर की जो सेल दीवारें उनकी होती हैं, सेल वॉल्स होती हैं, उसमें काइटिन होता है, जबकि आर्थ्रोपोड्स, कीड़े मकोड़े और मुख्तलिफ़ किस्म के दीगर, उनके अंदर जो है
क्या चीज़ होती है, उनके अंदर भी उनके एक्सोस्केलेटन में काइटिन मौजूद होती है। तो अगर देखा जाए तो ये एनिमल से भी मिलते हैं, यानी फंजाई की बात कर रहे हैं, फंजाई प्लांट से भी मिल रहे हैं, फंजाई एनिमल से भी मिल रहे हैं। लेकिन अगर एनिमल्स और फंजाई की डिसिमिलरिटी देखें, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, जबकि फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है। पहला डिफरेंस, एनिमल जो हैं ये इंजेस्टिव हैं, यानी ये मुंह के ज़रिए खाना खाते हैं या एंडोसाइटोसिस कर सकते हैं, जबकि फंजाई मैंने अभी बताया आपको एब्जॉर्प्टिव होते हैं। तो ये एंजाइम्स फेंकते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, उसको सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं और उसको बाद में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि फंजाई जो है वो ना तो एनिमल में फ़िट हो रहा है, ना ही वो प्लांट्स के अंदर फ़िट हो रहा है। तो इसी वजह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट विटेकर, 1969, उन्होंने ये कहा कि एक सिस्टम ऐसा बनाया। उन्होंने कहा जी कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाता हूँ जिसमें आप लोगों को इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगे, ठीक है, कि किसको किस में रखना है। उनसे पूछा गया या उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी मेरी जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन 3 लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। कहते 2 चीज़ों को सिर्फ आप देख लें, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देख लें, नंबर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देख लें उस जानदार की। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद उनकी ये थी कि क्या वो जिस ऑर्गेनिज्म को आप क्लासीफाई करने लगे हैं क्या वो प्रोकैरियोटिक है, पहली बात। नंबर 2 क्या वो यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। नंबर 3 क्या वो यूकैरियोटिक है या मल्टी सेलुलर है। तो 3 इन चीज़ों को देखना है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब। और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं, क्या ये खुराक फोटोसिंथेसिस से हासिल करते हैं, ये इंजेशन या एंडोसाइटोसिस कर सकते हैं, या ये एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, जज़ब करके खा सकते हैं। कहते हैं अगर इन 2 चीज़ों को अगर आप लोग देख लेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी वजह से आज हमारे पास इनके दिए हुए 5 किंगडम्स हैं। इनमें मोनरा के क्या हैं, ये तो मोनरा तो बिल्कुल सिंपल है ना, प्रोकैरियोटिक, इसमें तो एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता ही नहीं है। और ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे के सारे किस में आते हैं, मोनरा के अंदर, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस वाजे नहीं होता। और ये होते भी क्या हैं, यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा जो हैं ये यूकैरियोटिक, ठीक है, इनमें वाजे न्यूक्लियस होगा, प्रीडोमिनेंटली यूनिसेलुलर हैं ये, यानी इनमें ज़्यादातर यानी इनमें यूनिसेलुलर हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे भी हैं जो कि मल्टी सेलुलर भी इसमें पाए जाते हैं। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा को एक ख़ास हैसियत ये हासिल है कि इसमें जो ऐसा जानदार जो कहीं भी फिट ना हो, ना मोनरा में फिट हो, ना प्लांटी में, ना फंजाई में, ना एनिमेलिया में, उसको उठा के किस में डाल देना है, प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ ये समझ लें कि प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक और ज़्यादातर इसमें क्या है, यूनिसेलुलर। प्लांटी जो हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं ये मल्टी सेलुलर हैं और ऑटोट्रॉफिक हैं और फोटोसिंथेटिक हैं, यानी ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। फंजाई मल्टी सेलुलर है और ये एब्जॉर्ब करके, जैसे मैंने बताया कि एंजाइम्स फेंकना, उसको एब्जॉर्ब करके और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल में लेके आना। एनिमेलिया मल्टी सेलुलर हैं, इंजेस्टिव हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं। मल्टी सेलुलर बता दिया, इंजेस्टिव मैंने बता दिया मुंह के ज़रिए खाना या एंडोसाइटोसिस करना। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सके। तो आज हम लोगों ने 5 किंगडम्स ये बनाए हैं और बेस्ड अपॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पे। फिर एक साइंसदान आए, लिन मार्गुलिस एंड कार्लिन श्वार्ट्ज, इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उन्होंने कहा ठीक है ये 2 बातें बहुत अच्छी हैं। कौन कौन सी 2 बातें अच्छी हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप बेशक मद्देनज़र रखें जब भी आप किंगडम बनाने लगें, जब भी आप किंगडम में कोई जानदार को क्लासीफाई करें, लेकिन थोड़ी सी चीज़ों का और इजाफा कर लें। मिसाल के तौर पे उस जानदार की साइटोलॉजी, सेल्स को भी अंडर स्टडी कर लिया जाए, उसके जेनेटिक्स के अंदर जो है उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है, उसके बारे में भी आप लोग अंडरस्टैंड कर लिया करें। ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन उनको भी देख लिया करें। अब ये ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन क्या हैं, ये 2 हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इनको ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन क्यों कहते हैं, क्योंकि साइंस ये कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये बेसिकली किसी ज़माने में बैक्टीरिया हुआ करते थे। आज ये जो हैं हमारी बॉडी के अंदर परमानेंटली
यूकैरियोटिक के अंदर ये सेटल्ड हो गए हैं और हमारे लिए सिम्बियोसिस कर रहे हैं और हमें ये जो है ये फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ये हमने इनको जो है शेल्टर दिया हुआ है और ये हमें इसके बदले में एनर्जी और ग्लूकोज बना के देते हैं। तो ये ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन है जो तो हमारी बॉडी में। इसको क्यों लेके आए? क्योंकि आज जो है हम लोग इनसे भी क्लासिफिकेशन करते हैं, इनका भी डीएनए स्टडी करते हैं, इनका भी आरएनए हम स्टडी करते हैं, ख़ास तौर पे राइबोसोमल आरएनए, ताकि हमें क्लासिफिकेशन याद रखें। दो जानदारों का जितना डीएनए या राइबोसोमल आरएनए जितना सिमिलर होता है वो जानदार उतने ही क्लोज रिलेटिव होते हैं। तो इसी वजह से इनको भी हम आज मद्देनज़र रख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन करने से पहले। एंड पे जाके आपने अब पूरी जो हिस्ट्री है वो बतानी है कि दुनिया के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ आएगी? मोनरा है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से क्या बने? प्रोटिस्टा बने। प्रोटिस्टा जो हैं उनसे आगे 3 किंगडम्स और निकले, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इन तीनों के आबाओ अजदाद कौन हैं? प्रोटिस्टा हैं। और प्रोटिस्टा के आबाओ अजदाद कौन हैं? वो मोनरा हैं। तो इस तरीके से जो है लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई। जो जानदार एनिमेलिया, प्लांटी और फंजाई में फ़िट नहीं होता, जो उनके अंदर क्वालिटीज़ में फ़िट नहीं होता, वो किस में आ जाता है? प्रोटिस्टा में। तो किंगडम प्रोटिस्टा को इसी वजह से द किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन भी कहा जाता है, यानी जो कहीं भी फिट ना हो उसको एक्सक्लूड करके किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दो। मोनरा वैसे ही यूनिक है, इनमें तो आपको पता डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था। किसी किस्म का कभी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।